नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही प्यारी है। ये कहानी माया बंजारन की प्रेम कहानी है। इसका पहला भाग हम पहले ही भेज चुके हैं और इसका अगला भाग यानी दूसरा भाग शुरू करते हैं। आइए माया बंजारन की प्रेम कहानी भाग नंबर 2। इससे पहले कि आगे की कहानी हम शुरू करते हैं, थोड़ा आपको पीछे की कहानी की ओर ले चलते हैं कि ठाकुर का लड़का होता है सोमेश और वो जंगलों में अपनी बहन के साथ समीक्षा के साथ जाता है और फिर वहाँ उसे माया बंजारन मिलती है और उससे प्यार हो जाता है। फिर ठाकुर का लड़का और समीक्षा अपने घर आते हैं और उसके पिताजी उसे गुस्सा करते हैं कि आप अकेले वन में क्यों गए और झरने के पास क्यों गए, क्या आपको वहाँ कुछ मिला तो नहीं? सोमेश ने डर के मारे मना कर दिया, लेकिन वो माया से बहुत प्यार करता था और उससे मिलने की उसे चाहत थी। वह अपने पिता के मना करने के बाद उसने वादा किया था कि मैं जंगल की तरफ फिर नहीं जाऊंगा। वह चिंता में एक तालाब के किनारे पर बैठा हुआ पत्थर मार रहा था तो उसे माया वहीं आकर मिलती है। फिर रात को सोते हुए कमरे में दिखाई देती है। उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, कहानी को आगे ले चलते हैं। सोमेश रात को अपने कमरे में पागलों की तरह देखता है। उसे छमछम की आवाज़ आती है। उसने देखा, आवाज़ लगाई, माया। शीशे में माया की उसे छवि दिखाई देती है। फिर सोमेश सोच में पड़ गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे माया कहीं भी नजर नहीं आई। हम भी क्या सोच रहे हैं, माया यहाँ कैसे हो सकती है? लगता है हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गए हैं, इसलिए हमें चारों तरफ माया ही नजर आती है। जैसे ही सोमेश पीछे मुड़कर पलटा, उसने देखा सामने रखे कमरे के आराम कुर्सी पर माया बैठी हुई धीमी धीमी मुस्कुरा रही थी। एक बार फिर हैरान हो गया सोमेश। बोला, अरे माया, आप यहाँ, ये कैसे हो सकता है? माया बोली, सब कुछ हो सकता है सोमेश बाबू। हम यहाँ आपसे मिलने के लिए आए हैं। अगर आपको हमारा मिलना अच्छा नहीं लगता तो हम चले जाते हैं। माया ने भी बड़ी अदा से कहा। सोमेश बोला, नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, बस हम बहुत हैरान हुए आपको इस समय यहाँ देखकर। लेकिन आप इतनी रात गए इस हवेली में आई कैसे? माया बोली, सोमेश बाबू, हम कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कहो तो हम सबूत भी दे सकते हैं। माया धीरे धीरे सोमेश की तरफ बढ़ने लगी
और उसके बहुत नज़दीक आकर रुक गई और अपना हाथ धीरे से सोमेश के छाती पर रखकर अचानक एक झटके से उसका दिल बाहर निकाल लिया। सोमेश चीख कर गिर पड़ा और बहुत तड़पने लगा। माया वहीं खड़ी खड़ी जोर जोर से हंसने लगी। धीरे धीरे सोमेश की आंखों के आगे जैसे अंधेरा छाने लगा। कुंवर जी, कुंवर जी! सोमेश को एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे के फर्श पर पड़ा था और पास में पानी का गिलास गिरा हुआ पड़ा था। नौकर उसे बहुत कोशिश कर रहा था उठाने की और बार बार आवाज़ लगा रहा था, सोमेश बाबू उठिए, सोमेश बाबू उठिए। सोमेश को रात की बात जब याद आई तो माया का देखना और फिर उसका दिल निकालना, सोमेश का गिर जाना, सब कुछ उसे याद आ गया। तो क्या वो हमारा भ्रम था? सोमेश यह सोचने लगा। हाँ, भ्रम ही तो था, ये भी कभी हो सकता है। सोमेश ने झट से उठकर अपने खड़ा हो गया और नौकर को जाने के लिए बोलकर अपने आप को व्यवस्थित करने लगा। मन में रात की बात बहुत हलचल की तरह दिमाग में चल रही थी। आज फिर माया से मिलने जाना है। क्या मैं उससे रात के सपने की बात करूं या नहीं? अगर मैंने उससे सपने की बात की तो वो क्या सोचेगी? सोमेश सब कुछ यह दिमाग से झटक कर माया को मिलने के लिए वहां से चल पड़ा। सोमेश बाबू माया से मिला। माया बोली, सोमेश बाबू। अपना सिर माया ने सोमेश के कंधे पर रख लिया। सोमेश बोला, हाँ। माया बोली, सोमेश बाबू, क्या आप कभी हमसे दगा तो नहीं करेंगे? धीमे से माया बोली। सोमेश ने कहा, माया, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारी जिंदगी में ना तो आपके सिवा कोई आया है और ना ही कोई आएगा और ना ही हम किसी और के बारे में सोच भी सकते हैं। आप ऐसे हम पर शक क्यों कर रही है? और ऐसे शक करके हमारे प्यार को छोटा मत बनाइए माया। माया बोली, नहीं सोमेश बाबू, हमें माफ़ कर दीजिए। हम बहुत डरते हैं। आप तो कुंवर हैं और हम एक मामूली सी बंजारे की लड़की हैं। कहीं आपके मन में कभी किसी दिन हमारे लिए? सोमेश बोला, बस माया, अब आगे कुछ मत बोलिए। सोमेश ने माया को रोकते हुए कहा, तुम कहो, क्या करूं मैं जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूं। हम आपकी पत्नी बनकर पूरे हक से आपके साथ रहना चाहते हैं सोमेश बाबू, माया ने कहा। और बिना किसी डर के आपके, माया ने अपनी बात कही। सोमेश बोला, ठीक है, हम आज ही अपने बाबा से हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करेंगे और आपकी बस्ती में आएंगे और आपको ले जाने के लिए। सोमेश बाबू ने माया को विश्वास दिलाते हुए कहा। माया बोली, सोमेश बाबू, ऐसे नहीं, हमसे वादा कीजिए। और माया ने अपना हाथ सोमेश की ओर बढ़ा दिया। सोमेश बोला, वादा रहा, पक्का वादा। सोमेश ने भी माया का हाथ थाम लिया। सोच कर वादा कीजिएगा कुंवर साहब, हम बंजारे हैं, हम बंजारे हैं, ना किसी से वादा किया करते हैं। वादा करते हैं तो तोड़ते ही नहीं और उसे हम छोड़ते भी नहीं।
सोमेश की आंखों में देखती हुई सर्द लहजे में माया ने कहा। एक बार के लिए तो सोमेश डर गया उसके इस लहजे से बात करने में। फिर खुद को संभालते हुए सोमेश बोला, माया, हम भी कुंवर हैं, अपनी जान देकर भी अपना वादा निभाते हैं। माया बोली, क्या कहा आपने? शादी? वो भी एक बंजारन से? आपके बाबा ऐसा बोलेंगे? और कहीं आपका दिमाग चक्कर तो नहीं काटने लगे, या आप हमें छोड़कर तो नहीं भाग जाए? सोमेश बोला, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर सोमेश और माया अपने अपने घर चले गए। सोमेश अपने घर आकर अपने पिता से उस बंजारन के बारे में बात करने लगा और शादी के बारे में। सोमेश के पिताजी ने कहा, क्या कहा आपने? शादी? और वो भी एक बंजारन के साथ? कुंवर साहब, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। राजा साहब ने अपने बेटे की बात पर बहुत क्रोधित होकर कहा। सोमेश बोला, जी पिताजी, हम जानते हैं हम आपसे क्या कह रहे हैं, लेकिन हम माया को जी जान से प्यार करते हैं और उनसे वादा भी किया है हमने कि हम उनसे ही शादी करेंगे। सोमेश बाबू ने अपने पिता से फिर बात दोहराई। राजा साहब बोले, भूल जाइए साहब जी, ऐसा कभी नहीं होगा। कम से कम हमारे जीते जी तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम राज परिवार से हैं और आप कुंवर हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, अपनी मान मर्यादा को समझना होगा। पहले आपने उस विदेशी लड़की एमिली को इस राज परिवार की बहू बनाने की बात कही और अब इस बंजारन को कह रहे हैं। आखिर सोमेश साहब, आप चाहते क्या हैं? राजा साहब अपने निराश शब्दों में सोमेश बाबू से बोले, हम ये शादी कभी नहीं होने देंगे। राजा साहब ने अपना फिर से फैसला सुना दिया। सोमेश ने एक उम्मीद से भरी हुई नज़र अपनी माँ की तरफ डाली, लेकिन उस तरफ से भी इनकार नजर आया। फिर अंत में सोमेश वहाँ से चला गया और ये फैसला करके कि कल माया से मिलकर किसी न किसी मंदिर में हम शादी कर लेंगे। फिर बाबा के पास कोई उपाय नहीं, वो हमारे को अपनाने के सिवाय करेंगे भी क्या। और अगर फिर भी बाबा की रजामंदी ना हुई तो हम फिर से अमेरिका लौट जाएंगे और माया को साथ ले जाएंगे। जो भूल हमने एमिली के मामले में की, वो माया के साथ हम कभी भी नहीं कर सकते। अपने मन में यह फैसला करके सोमेश अपने मन ही मन में बोलने लगा। सुबह सुबह समीक्षा सोमेश के कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए आवाज लगाने लगी और सोमेश को उठाने की कोशिश करने लगी। भाई, भाई, जल्दी उठिए ना। फिर सोमेश आंखें मसलता हुआ उठा और एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली और रात के 2 बजे हुए थे। इस वक्त क्या हुआ? सोमेश यह सोच ही रहा था कि इतनी रात को समीक्षा मुझे क्यों उठा रही है। सोमेश ने जल्दी से दरवाजा खोला। समीक्षा बेहालत में खड़ी हुई थी और उसे देखकर सोमेश बहुत डर गया। क्या हुआ समीक्षा, आप इतनी घबरा क्यों रही हो? भाई वो बाबा, भाई वो बाबा। समीक्षा ऐसा बोल रही थी और अपना शब्द पूरा नहीं कर पा रही थी। सोमेश ने हड़बड़ा कर
समीक्षा से पूछा, क्या हुआ बाबा को? समीक्षा बोली, भाई आप जल्दी चलिए। समीक्षा सोमेश का हाथ पकड़कर बल्कि उसे खींचते हुए बोलने लगी, राजा साहब अपने बिस्तर पर बड़े अजीब ढंग से तड़प रहे हैं। उनके होठ कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वे कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उनकी जीभ को पकड़ लिया हो। उनका शरीर काला पड़ रहा है। राजा साहब तड़प रहे, कांप रहे थे, लेकिन उनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। सोमेश वो माँ के पास, पिता के पास गया और माँ से बोला, माँ ये क्या हो गया बाबा को? अपने हाथ को पकड़ता हुआ सोमेश बोला, पता नहीं बेटा, अचानक से इनका शरीर एकदम काला क्यों पड़ने लगा और बहुत तड़प रहे हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोमेश की माँ रुआंसी होकर बोलने लगी, हम अभी बाबा को शहर ले जाएंगे। प्राण सिंह गाड़ी निकलवाए और सोमेश ने अपने सुरक्षा अधिकारी को आवाज लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक महाराज सोमेश के पिताजी की सांसें रुक चुकी थी। उनके मुंह से खून निकल रहा था और आंखें फटी की फटी रह गई, मानो अचानक कुछ भयानक देख लिया हो। पूरी हवेली में दिल दहला देने वाली रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। दोस्तों, आगे की कहानी अगली वीडियो में। सोमेश अपने पिताजी की तरफ, राजा साहब की तरफ देखकर बोलने लगे, बाबा हमें माफ़ कर दीजिए। आप जिससे बोलेंगे, जहाँ भी बोलेंगे, हम उसी से शादी करने के लिए तैयार हैं। हम आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। हमें आपकी कीमत पर अपनी मोहब्बत नहीं चाहिए। बाबा लौट आइए, जाइए मत, हमसे बात कीजिए। बाबा एक बार कहिए, हमने आपको माफ़ कर दिया। उठिए ना, आपने तो हमें राजा बनाने के लिए भारत बुलाया था ना। आप ऐसे कैसे हमारी बात नहीं सुन रहे? आप अपनी बात अधूरी कैसे छोड़ देंगे? सोमेश पागलों की तरह रोए जा रहा था और आत्मग्लानि से भरकर उसका मन भी तड़प रहा था। सोमेश बोला, दिन में तो बाबा ने कहा था कि सोमेश मेरे जीते जी कभी उस बंजारन से आपकी शादी नहीं होने देंगे। फिर आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? रानी माँ और समीक्षा भी बहुत बुरा हाल कर रही थी रो रो कर। सोमेश की नज़रें अपने बाबा के हाथ पर पड़ गई। वो उंगलियों से कुछ इशारा कर रहे थे। सोमेश ने उनके इशारे की तरफ डाली नज़र, लेकिन वहाँ तो सिर्फ एक दीवार ही थी और कुछ नहीं। लेकिन उस वक्त उसे इतना होश कहाँ था कि ये सब कुछ सोच पाता या समझ पाता। फिर प्राण सिंह बोले, कुंवर साहब, हमने छोटा राजा साहब और छोटे कुंवर साहब को फ़ोन करवा दिया है और साथ ही राजा साहब के दोनों खास दोस्त सूरज सिंह और जीवन ठाकुर जी को भी हमने खबर भिजवा दी है कि वो लोग कल तक मानसगढ़ में आ जाएंगे और छोटे कुंवर परसों तक पहुंच जाएंगे। प्राण सिंह ने सोमेश को हौसला देते हुए कहा, आप धीरज रखिए। अच्छा किया प्राण सिंह जी, सोमेश बोला, बाबा के बाद हमारा है ही कौन? अब चाचा जी ही तो हैं जो हमें भी और इस राज्य को भी संभालेंगे। और इस वक्त बाबा के दोस्तों के होने से हमें और सहारा ही मिलेगा। दुखी मन से सोमेश बोला। ठाकुर बल्लभ सिंह और राजा श्री देव सिंह के छोटे भाई थे। उन्होंने भी
शादी नहीं की थी। देश विदेश घूमकर वे अलग अलग अनोखी अनोखी चीज़ों की खोज करना उनका स्वभाव बना हुआ था। आजकल वो काशी जी में रह रहे थे और अघोरियों पर रिसर्च कर रहे थे। जब उनके होटल में फ़ोन गया उनके बड़े भाई की मौत हो गई है तो वो बहुत विचलित हो गए। यह सुनकर ठाकुर बल्लभ सिंह श्रीदेव छोटे भाई थे वो भी आ गए और उनके दोस्त भी आ गए। जब तक वे नहीं आ गए उनके आने तक उस मृत शरीर को रख दिया गया और उनके आते ही उस शरीर का अंतिम संस्कार पूरी विधि के साथ कर दिया गया। सोमेश अपने चाचा के छाती से लगकर तब तक रोया जब तक उसका मन कुछ हल्का नहीं हो गया। बल्लभ सिंह जी ने भी अपने भाई के अंतिम संस्कार के बाद एक बार पूरी हवेली का चक्कर लगाया। बहुत बरसों के बाद बल्लभ सिंह इस हवेली में आया था, लेकिन हवेली उनको पहले जैसी नहीं दिखी। कुछ नेगेटिव शक्तियों का उसे आभास हो रहा था। सालों तक खाक छानने के बाद उन्हें ये ज्ञान तो मिल गया था, लेकिन माहौल उनके बड़े भाई की मौत के शोक का था, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना समझा ठीक, और अपने भतीजे के पास जाकर अपने भतीजे से बात करने लगे। बल्लभ सिंह सोमेश के पास पहुंचा तो सोमेश अपने भाई सुयश के पास बैठा हुआ अपने बाबा के बारे में कर रहा था। बल्लभ सिंह अपने बेटे सोमेश से बोला, भतीजे सोमेश से बोला, अब हमें बताओ बेटा, ये सब एकदम हुआ कैसे? और सोमेश को संभालते हुए बल्लभ सिंह ने कहा। सोमेश बोला, पता नहीं चाचा जी, ये सब कैसे क्या हो गया। तो अपने कमरे में सोया हुआ था। रात को 2 बजे समीक्षा मुझे उठाने के लिए आई और जब मैं बाबा के कमरे में आया देखा तो इतना कहकर दोबारा सोमेश फिर से आंखों में आंसू भरकर रोने लगा। बल्लभ सिंह सोमेश को चुप कराने लगा। बल्लभ सिंह सोमेश को समझा रहे थे और कह रहे थे, चुप हो जा बेटे, जो हो गया उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे की सोचना है, आगे क्या करना है, कैसे परिवार को संभालना है और कैसे क्या करना है। सोमेश की माँ भी वहाँ पर आ गई। सोमेश को गुस्सा करके बोलने लगी, चिल्लाने लगी, आपकी वजह से ही हमारे पति और आपके पिता की जान गई है, इसके जिम्मेवार आप ही हैं। ना आप उस बंजारन से शादी की जिद करते और ना ही राजा साहब को ये सदमा लगता और ना ही उनकी मौत होती। हम आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। सोमेश कभी नहीं। इतना कहते कहते रानी माँ भी वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ी। बल्लभ सिंह अपनी भाभी को उठाते हुए बोलने लगे, भाभी भाभी, और उसे उठाने लगे। उनके पीछे उनका छोटा बेटा सुयश भी अपनी माँ को संभालने के लिए दौड़ा, लेकिन सोमेश वहीं पर बुत का बुत बना हुआ खड़ा रहा। उसके कानों में अपनी माँ की एक एक बात हथौड़ों की तरह बज रही थी। हाँ माँ, तुमने सही कहा, मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब कहानी का। हमारी वजह से ही बाबा की मौत हुई। समीक्षा फिर सोमेश के पास आई और कंधे पर हाथ रखकर बोली, भाई आप माँ की बातों को अपने दिल पर मत लेना, अभी माँ बहुत सदमे में है। सोमेश बोला, समीक्षा, हम जानते हैं माँ ने भी गलत क्या कहा है, बिल्कुल सही तो बोला माँ ने।
ये सब हमारी ही वजह से तो हुआ, हमारे प्यार की वजह से तो हुआ है। हम आज के बाद कभी माया से दोबारा नहीं मिलेंगे, कभी उनका नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाने देंगे। सोमेश ने निश्चय अपने मन में करते हुए समीक्षा से कहा। उनका इतना कहते ही आसमान काले बादलों से जैसे ढक गया हो और जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी। हवाओं ने एक तूफान का रूप ले लिया। पेड़ ऐसे हिलने लगे मानो अभी अभी उखड़ जाएंगे। ये मौसम का रुख बदल चुका था। ये मौसम को अचानक क्या हुआ? सोमेश ने उड़ती हुई धूल मिट्टी से अपनी आंखों को बचाते हुए कहा, अरे अचानक धीरे धीरे ये क्या हो गया है और ये तेज तूफान का रूप ले लिया। फिर धीरे धीरे अचानक सब कुछ थमने लगा और सोमेश को दूर खड़ी हुई माया दिखाई देने लगी, मानो वह कह रही हो, तुमने अपना वादा तो तोड़ दिया। बल्लभ सिंह जी अपने कमरे में गुमसुम बैठे हुए थे और अपने भाई की फोटो को एकटक देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू का एक कतरा दूर से चमक रहा था। तभी उनकी नज़र अपने भाई की आंखों पर गई। उनकी आंखें सुर्ख थी, लाल थी और धीरे धीरे पूरी तस्वीर काली होने लगी। बल्लभ सिंह जी डर कर 2 कदम पीछे हट गए। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो देखा सोमेश खड़ा था और उनको घूर रहा था। उनको देखते ही देखते सोमेश ने बल्लभ सिंह का गला पकड़ लिया और हवा में कुछ फीट ऊपर लटका दिया। उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। तुम धोखेबाज हो। सोमेश घुर्रा पड़ा। हम लौट आए हैं, अब सबका हिसाब करेंगे और सबका हिसाब होगा। और दिल दहला देने वाली सोमेश हंसी हंसने लगा। बल्लभ सिंह जी चाह कर भी सोमेश से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तभी दरवाजे से सोमेश आता हुआ दिखाई दिया और बल्लभ सिंह जी धम से जमीन पर गिर पड़े। चाचा जी आप सब ठीक तो हो ना? आप यूं जमीन पर ऐसे कैसे बैठे हुए हैं? सोमेश ने अपने चाचा को हाथ देकर उठाते हुए पूछा। बल्लभ सिंह जी इतना तो जरूर समझ गए थे, ये जो भी था सोमेश तो बिल्कुल भी नहीं था और उनकी हवेली में जो कुछ नकारात्मक महसूस होना भी वहम नहीं था। लेकिन सोमेश और परिवार में बाकी कोई डर ना जाए, इस वजह से वह चुप थे। कुछ नहीं बेटे, हमारा बीपी कुछ लो हो गया था, इसलिए हम गिर पड़े। बल्लभ सिंह जी को बिठाकर सोमेश ने उन्हें पानी लाकर पिलाया और फिर भावुक होकर बोला, बाबा को तो हम खो चुके हैं चाचा जी, हम आपको नहीं खोना चाहते। और अपने चाचा से सोमेश लिपट कर जोर जोर से रोने लगा। सोमेश को चुप कराने के बाद बल्लभ सिंह जी ने सोमेश से रानी जी के उस दिन जो बात हुई उस बात के बारे में पूछा। कुछ देर खामोश रहने के बाद सोमेश ने अपने चाचा को उस बंजारन माया के बारे में सब कुछ बता दिया और साथ ही यह भी बताया कि जो उसके और बाबा जी के बीच में बात हुई थी उनके मरने से पहले। बल्लभ सिंह को फिर से इतिहास दोहराता हुआ दिखाई देने लगा और सोमेश को भरोसा देते हुए कहा, बेटे जो मेरे साथ हुआ है वह आपके साथ मैं कभी नहीं होने दूंगा और आपकी प्रेम कहानी जरूर पूरी होगी। हम इसमें आपका साथ जरूर देंगे। आपके साथ। सोमेश बोला, चाचा जी ये आप क्या बोल रहे हैं? आपके साथ? क्या आपको भी किसी से प्यार हुआ था? क्या आप भी किसी से प्यार करते थे? सोमेश ने बहुत हैरान होकर
अपने चाचा से पूछा, हाँ कुंवर सोमेश, हम भी एक बंजारन के प्यार में थे। वो भी इन्हीं जंगलों में अपने कबीले के साथ रहती थी, लेकिन शायद किस्मत को हमारा प्यार मंजूर नहीं था और हम दोनों कभी ना मिल सके। बल्लभ सिंह अतीत की यादों में डूबकर बोलने लगा। सोमेश बोला, सच चाचा जी, तो इसका मतलब आपने उन्हीं की याद में अपनी सारी जिंदगी बिना शादी के गुजार दी और शादी की ही नहीं। सोमेश ने अपने चाचा को उत्सुकता से देखते हुए पूछा, हाँ बेटे, हम अपनी जिंदगी में माया की जगह किसी को दे ही नहीं पाए। और उसी तरह अतीत में डूबे हुए आवाज में फिर बल्लभ सिंह बोलने लगे। सोमेश बोला, क्या माया? तो माया, उनका भी नाम माया ही था? सोमेश के चाचा ने कहा, हाँ, उनका भी से क्या मतलब है आपका? बल्लभ सिंह सोमेश से फिर सवाल करने लगा। हम जिनसे प्यार करते हैं उनका नाम भी माया है, सोमेश ने कहा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और मौसम ने अपना रुख फिर से बदला। दोस्तों, आगे की कहानी अगली वीडियो में, तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए। फिर आते हैं आगे की कहानी को लेकर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, एक माया बंजारन की? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।